कनारा, उसके शासक और व्यापार। 17वीं शताब्दी में हमारे पश्चिमी तट के किनारे विस्तृत कनारा विभिन्न हिंदू सरदारों के अधीन था। उत्तरी कनारा, जो अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी में शामिल है, पर बीजापुर का आधिपत्य था, जो कारवार, गोवा के दक्षिण में से मिर्जान 1430 उत्तर अक्षांश तक की तटपट्टी पर सीधा शासन करता था और अंतर्देशीय जिलों को सामंती सरदारों के हाथों में छोड़ देता था, जिनमें सुंडा के नायक सबसे महत्वपूर्ण थे। मिर्जान के दक्षिण में स्थित कनारा का क्षेत्र केलाडी राजवंश के अधीन एक विशाल और स्वतंत्र रियासत का निर्माण करता था, जिसकी राजधानी उस समय बेदनूर थी। रुस्तमैज़मा, मूल नाम रंदौला खान, की वंशानुगत उपाधि वाला एक मुस्लिम अधिकारी बीजापुर राज्य के दक्षिण पश्चिमी कोने का वायसराय था। उनका शासन रत्नागिरी नगर से पश्चिमी तट तक फैला हुआ था, जो दक्षिण की ओर गोवा के पुर्तगाली क्षेत्र से होते हुए कारवार और मिर्जान तक जाता था, जबकि स्थलीय क्षेत्र में रत्नागिरी जिले का दक्षिणी भाग, कोल्हापुर, बेलगाव, धारवाड़ का कुछ भाग और उत्तरी कनारा जिले का पश्चिमी कोना शामिल था। उनका गढ़ मिराज में था। पन्हाला का किला उनके प्रांत में था, लेकिन इसका शासन सीधे सुल्तान के आदेश के अधीन एक सेनापति द्वारा किया जाता था। वायसराय अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उत्तर में राजापुर और दक्षिण में कारवार के समृद्ध बंदरगाहों का प्रशासन करता था, जिनके माध्यम से समृद्ध अंतर्देशीय स्थानों का व्यापार यूरोप तक जाता था। दोनों नगरों में अंग्रेजों के कारखाने थे। दुनिया की सबसे अच्छी काली मिर्च सुंडा की होती है, जिसे इंग्लैंड में कारवार काली मिर्च के नाम से जाना जाता है, हालांकि वहां से 5 दिन की यात्रा दूर है। वास्तव में चौल के नष्ट होने के बाद कारवार पश्चिमी तट पर बीजापुर का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया। पश्चिमी भारत की सबसे बेहतरीन मलमल यहीं से निर्यात की जाती थी। बुनाई का क्षेत्र अंतर्देशीय था। सह्याद्री के पूर्व में हुगली, धारवाड़ जिले में और अन्य केंद्रों पर, जहां अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट थे और 50,000 बुनकरों को रोजगार मिला हुआ था। कारवार से 20 मील दक्षिण पूर्व में स्थित मिर्जान बंदरगाह से काली मिर्च, शोरा और सुपारी सूरत के लिए भेजी जाती थी। बेदनूर द्वारा अधिगृहीत गेरसप्पा जिला अपनी काली मिर्च के लिए इतना प्रसिद्ध था कि पुर्तगाली उसकी रानी को काली मिर्च रानी कहते थे। वही 333 और 124 1649 में राजापुर का काली मिर्च और इलायची का व्यापार मुख्य आकर्षण था, जिसने अंग्रेजी कंपनी को वहां एक कारखाना खोलने के लिए प्रेरित किया। 1660 में विंगुर्ला को एक ओर बटाविया, जापान और सीलोन तथा दूसरी ओर फारस की खाड़ी और लाल सागर से आने वाले जहाजों के लिए एक महान स्थान के रूप में वर्णित किया गया था। रत्नागिरी जिले के सभी बंदरगाहों से कैलिको, रेशम, अनाज और मोटे लाख का भी अच्छा खासा व्यापार होता था। हालांकि काली मिर्च उनका मुख्य निर्यात था, जो कनारा से निकलकर समुद्र के रास्ते फारस, सूरत और यूरोप भेजी जाती है। यह देश अपने सभी पड़ोसियों के लिए भंडारगृह है। राजापुर में शिवाजी का अंग्रेजों से संघर्ष। अफजल खान की विनाशकारी विफलता के बाद रुस्तमैज़मा ने 3000 घुड़सवारों के साथ शिवाजी के खिलाफ अक्टूबर 1659 चढ़ाई की थी, लेकिन शत्रुता का यह प्रदर्शन केवल अपने राजा के सामने अपनी साख बचाने के लिए किया गया था। रानी रीजेंट बारी साहिबा उनकी दुश्मन होने के कारण उन्होंने आत्मरक्षा के लिए शिवाजी के साथ एक गुप्त संधि कर ली थी। यह तथ्य आसपास के देश को अच्छी तरह से पता था और यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भी इसके बारे में सुना था। लेकिन अगर रुस्तम गंभीर भी होते तो भी वह अपनी छोटी सेना के साथ कुछ खास नहीं कर पाते। शिवाजी ने अपनी पन्हाला पर धावा बोलकर और उस किले पर कब्जा करके अफजल की सेना पर विजय प्राप्त की। फिर उसने रत्नागिरी जिले में प्रवेश किया और सभी बंदरगाहों और अंतर्देशीय नगरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इन जगहों के बीजापुरी शासक राजापुर भाग गए, जिसे पहले तो बख्श दिया गया क्योंकि वह रुस्तमेज़मान का था, जो शिवाजी का मित्र था। दाभोल के पतन के समय उसका पराजित शासक अफजल खान के 3 कबाड़ क्रमशः 450, 350 और 300 टन भार वाले लेकर राजापुर भाग गया। राजापुर के मजिस्ट्रेट ने अपने स्वामी रुस्तमेज़मान के आदेश से कबाड़ प्राप्त किए और उनका माल उतारा। इस बीच शिवाजी ने पन्हाला के निकट रुस्तम और फजल खान, अफजल का पुत्र, की संयुक्त सेनाओं का सामना किया और उन्हें परास्त कर दिया। फजल खान, जिसने युद्ध में भारी नुकसान उठाया, उसने अपने कई अनुयायियों को खो दिया, जबकि रुस्तम, जिसने केवल लड़ाई का दिखावा किया था, मामूली नुकसान के साथ हुकरी तक पीछे हट गया,
जनवरी 1660 के अंत में और वहीं चुपचाप बैठा रहा, जबकि मराठों ने आदिलशाही क्षेत्र में अपने आक्रमण जारी रखे। इस युद्ध की खबर से राजापुर में रुस्तम के प्रतिनिधि को बहुत चिंता हुई, जिसने दाभोल से आए एक जहाज में बैठकर खुले समुद्र में भागने की कोशिश की। इस घटना से अंग्रेजों और मराठों के बीच पहली झड़प हुई, लेकिन इसका असली कारण शिवाजी द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी या उसके कर्मचारियों के वैध व्यापार में कोई बाधा डालना नहीं था। यह पूरी तरह से कंपनी के एक अधिकारी, राजापुर कारखाने के प्रमुख श्री हेनरी रेविंगटन के लालच और कुटिल व्यवहार के कारण था। उनके द्वारा नियुक्त एक भारतीय दलाल ने रुस्तम को कुछ पैसे उधार दिए थे और कंपनी के नाम पर एक बिल लेनदार के रूप में फर्जी तरीके से ले लिया था। जब गवर्नर शहर से भागने की कोशिश कर रहा था, तो दलाल ने श्री रेविंगटन को अपना पैसा वापस पाने में मदद करने के लिए प्रभावित किया। श्री रेविंगटन ने एक अंग्रेजी जहाज डायमंड गवर्नर के कब्जे वाले जहाज को रोकने और उससे वह राशि वसूलने के लिए भेजा जिसे वह कंपनी को देय धन के रूप में प्रस्तुत करना चाहता था। इस राशि का एक हिस्सा तुरंत माल के रूप में चुका दिया गया, लेकिन तभी शिवाजी के घुड़सवार अफजल खान के जहाजों को जब्त करने के लिए किनारे पर आ पहुंचे और उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि वे उस जहाज को छोड़ दें जिसमें गवर्नर था। अंग्रेजों ने मना कर दिया और गवर्नर ने मराठों के कब्जे से बचने के लिए इस युक्ति का फायदा उठाया और अंग्रेजों से आग्रह किया कि इनमें से 2 जहाजों पर कब्जा करके उन्हें अपना बना लें। मिस्टर रेविंगटन ने एक जहाज को अपने कब्जे में ले लिया, उसका नाम बदलकर राजापुर मर्चेंट रख दिया और उसे एक अंग्रेज कप्तान के अधीन कर दिया। मराठा सेनापति दोरोजी के साथ बातचीत में अंग्रेजों ने जहाज में रखा माल तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि वह उन्हें उनके द्वारा दावा की गई राशि के लिए शहर के राजस्व पर आदेश नहीं दे देते। सबसे बड़ा जहाज, जिस पर अंग्रेजों ने कब्जा नहीं किया था, लंगर डाला और दोनों किनारों पर शिवा के सैनिकों पर गोलीबारी करने के बाद मराठा तोपों की पहुंच से बाहर खाड़ी में गिर गया। इस निराशा के बाद मराठों ने जैतापुर राजापुर से 11 मील पश्चिम में खाड़ी के मुहाने पर में अंग्रेज दलालों बागजी और बलजी को इस आधार पर पकड़ लिया कि अंग्रेज उनके लिए जंग नहीं लेंगे बल्कि उसे जाने देंगे। दलालों की रिहाई की मांग करने के लिए श्री फिलिप गिफर्ड को मराठा शिविर में भेजा गया, लेकिन उन्होंने उन्हें भी पकड़ लिया और उसी रात तीनों कैदियों को खारेपाटन किले में ले गए और धमकी दी कि अगर अंग्रेज मराठों के लिए जंग पर कब्जा नहीं कर लेते और उन्हें गवर्नर के जंग पर लूटा गया माल नहीं सौंप देते, तो वे उन्हें बंदी बना लेंगे। 18 जनवरी 1660। 13 फरवरी को रेविंगटन ने शिवाजी को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने दंडाराजपुरी पर हमले में अंग्रेजों की मैत्रीपूर्ण मदद का वादा किया और दोनों बंदियों की रिहाई का आदेश मांगा, क्योंकि उन्हें केवल इसलिए पकड़ा गया था क्योंकि अंग्रेज राजापुर नदी में पड़े जंग को नहीं लेंगे और हमारे मित्रों के दुश्मन बनेंगे। लेकिन इससे पहले ही दलाल शिवाजी और रुस्तमेजमान से अपील कर चुका था और उनकी ओर से दोनों की रिहाई के आदेश आ चुके थे। बलजी को तुरंत रिहा कर दिया गया, लेकिन मिस्टर गिफर्ड को एक दुष्ट ब्राह्मण ने खरेपाटन के किले में धन दौलत और रिश्वत की उम्मीद में बंदी बना रखा था। मिस्टर रेविंगटन ने शिवा और रुस्तम से इसका विरोध किया। राजापुर से सूरत 15 फरवरी 1660। शिवाजी ने अपने सहयोगी के शहर राजापुर पर हमले की निंदा की। इसके लिए जिम्मेदार सेनापति दोरोजी को बर्खास्त कर दिया। अपने सैनिकों द्वारा राजापुर में शहरवासियों से छीनी गई सभी चीजें वापस करने का आदेश दिया और रुस्तमेजमान के एजेंटों को फिर से शहर और बंदरगाह पर कब्जा दिला दिया। वही 20 फरवरी। शिवाजी से कोई उत्तर आने से पहले ही श्री रेविंगटन को यह पता चला कि खारेपाटन के मराठा गवर्नर श्री गिफर्ड को सतावली राजापुर से 9 मील उत्तर पश्चिम में या खेलना किले में भेज रहे हैं, तो उन्होंने 30 सैनिकों का एक दल भेजा, जिन्होंने राजापुर से 10 मील दूर एक कस्बे में मराठा अनुरक्षक दल को घेर लिया और श्री गिफर्ड को बलपूर्वक छुड़ा लिया। वही 23 फरवरी। डच रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग इसी समय शिवा अपनी सेना के साथ विंगुर्ला से 4 दिन की पैदल यात्रा के बाद पहुंच गया, लेकिन कुदाल अर्थात सावंतवादी के देसाई द्वारा उसे खदेड़ दिया गया, जबकि एक अन्य मराठा सेना जो बीजापुर के निकट तक पहुंच गई थी, बीजापुर और गोलकुंडा की संयुक्त सेना द्वारा एक खूनी युद्ध में पराजित होने के बाद पीछे हटने को मजबूर हो गई। मार्च के अंत या अप्रैल 1660 के आरंभ में डच अभिलेख अनुवाद खंड 24 संख्या 664 और खंड 23 संख्या 651
अंग्रेजों पर दूसरा मराठा आक्रमण उसी वर्ष के अंत में हुआ और यहाँ अंग्रेज स्पष्ट रूप से गलत थे। हालांकि कंपनी का आधिकारिक रवैया सही और तटस्थ था। जून 1660 में जब बीजापुर सरकार की ओर से सिद्दी जौहर शिवाजी को पन्हाला किले में घेर रहे थे, तब शिवाजी ने राजापुर में अंग्रेजों से कुछ हथगोले खरीदे जो निस्संदेह घेरे में सबसे बड़ी गड़बड़ी पैदा करने वाले साबित होंगे। राजापुर के कुछ अंग्रेजों को भी रिश्वत दी गई ताकि वे पन्हाला के बाहर बीजापुर शिविर में जाकर किले पर बमबारी में मदद करें, एक झंडे के साथ गोले फेंककर जो अंग्रेजों का माना जाता था। अगले दिसंबर में शिवाजी ने तटस्थता के इस उल्लंघन की सजा दी जब उन्होंने राजापुर को चौंका दिया, अंग्रेजी कारखाने को लूट लिया और 4 कारकों को पकड़ लिया। हेनरी रेविंगटन, रिचर्ड टेलर, रैंडोल्फ टेलर और फिलिप गिफर्ड बंदी बनाकर पहले वैसाती, फिर सोनगढ़, कोलाबा जिले में महाड़ से 3 मील उत्तर पश्चिम में एक किला और अंत में रायगढ़ ले जाया गया। 3 साल से अधिक की कैद के बाद लगभग 5 फरवरी 1663 को उन्हें रिहा कर दिया गया। मार्च 1663 में रुस्तमेज़मान ने शिवाजी के प्रति एक और मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया। शिवाजी के लेफ्टिनेंट जनरल नेताजी पालकर ने शाही क्षेत्र पर छापा मारा था, लेकिन 7000 घुड़सवारों की एक बड़ी मुगल टुकड़ी ने उनका इतना करीब से पीछा किया कि उन्हें प्रतिदिन 45 या 50 मील चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। रुस्तम ने बीजापुर के पास इस सेना से मुलाकात की और मुगल सेनापति को यह कहते हुए पीछा छोड़ देने के लिए राजी कर लिया कि वह देश किसी भी विदेशी सेना के लिए खतरनाक था, और उसने स्वयं भी सेना के पीछे जाने का वादा किया, जिससे नेताजी धोखे से बच निकले। हालांकि 300 घुड़सवारों की जान गई और वे स्वयं भी घायल हो गए। गायफर्ड से सूरत 30 मार्च और 8 अप्रैल 1663 सूरत 103। इस पराजय ने शिवाजी की उत्तरी कनारा पर आक्रमण करने और करवार के समृद्ध बंदरगाह तक पहुंचने की योजना को विफल कर दिया। 1 मार्च 1663 को अली आदिल शाह द्वितीय अपने पूरे दरबार के साथ अपनी राजधानी से बांकापुर के लिए रवाना हुए। वहां उन्हें पहले तो अब्दुल रहीम बहलोल खान की मां ने प्रवेश करने से मना कर दिया, जिनकी जागीर में यह जगह थी, लेकिन जल्द ही राजा के लिए द्वार खोल दिए गए। आदिल शाह ने कर्नाटक से बहलोल खान, शाहजी और अन्य अधिकारियों को बुलाया, जो बलपूर्वक मार्च करके आए और वर्धा, तुंगभद्रा की एक सहायक नदी के तट पर राजा की सेवा में खड़े रहे। बहलोल और शाहजी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और जंजीरों में जकड़ दिया गया जून 1663 के अंत में, लेकिन शाहजी को 2 दिनों में रिहा कर दिया गया। हालांकि उन्हें कुछ समय के लिए उनकी कमान से वंचित रखा गया। कनारा पर बीजापुरियों का आक्रमण पहले ही शुरू हो चुका था। दक्षिण कोंकण पर मराठा विजय 1663। शिवप्पा नायक, जिन्होंने बेदनूर पर 45 वर्षों 1618 से 1663 तक शासन किया, पहले रीजेंट के रूप में और फिर राजा के रूप में, अपनी विजयों द्वारा अपने राज्य का चारों ओर विस्तार किया और पूरे दक्षिण कनारा, मैसूर के उत्तर पश्चिमी कोने और उत्तरी कनारा से लेकर गंगावती नदी तक, जिसमें मिर्जान का किला भी शामिल था, अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। अपने जीवन के अंत में उनकी महत्वाकांक्षा ने उन्हें बीजापुर के साथ टकराव में ला खड़ा किया। उसने सुंडा और आदिल शाह के जागीरदारों के कुछ अन्य किलों पर विजय प्राप्त की थी और इस तरह वह बांकापुर के बहुत करीब आ गया था, जो बीजापुरी सुल्तानों का उनके राज्य के दक्षिण पश्चिमी कोने में शरण का किला था। बेदनूर राजा के खिलाफ अली आदिल शाह का अभियान छोटा लेकिन जोरदार और लगातार सफल रहा। शिवप्पा नायक पूरे बीजापुर साम्राज्य के संयुक्त संसाधनों के सामने टिक नहीं सका। उसने सुंडा, बेदनूर और कई अन्य किले खो दिए और उसे सुंडा को उसके पूर्व प्रमुख को वापस करके और आदिल शाह को नुकसान की भरपाई के लिए 7 लाख रुपए देने का वादा करके शांति स्थापित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 21 नवंबर को विजय अली द्वितीय अपनी राजधानी लौट आया। अब हम इस क्षेत्र में शिवाजी की गतिविधियों की ओर मुड़ते हैं। जब अली बेदनूर के साथ संघर्ष में व्यस्त था, शिवाजी दक्षिण कोंकण और कनारा जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में सक्रिय थे। पूरे रास्ते जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, वह अपना कॉल आश्वासन देता है और वादा करता है कि न तो वह और न ही उसके सैनिक उसका कॉल छीनने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ जरा भी अन्याय करेंगे। यह वादा उसने अब तक निभाया है। उसके तट पर जाने से इतना आतंक फैल गया कि सिंगकले और डचोल तक के सभी मुसलमान शासक भाग गए और परिणामस्वरूप मार्ग पर छोटे मोटे लुटेरे सामान्य से अधिक सक्रिय हो गए।
जून में शिवाजी 2000 सैनिकों की एक टुकड़ी छोड़कर वेंगुर्ला से लौटे। इससे कुछ समय पहले ही शाइस्ता खान ने एक मराठा सेना को पराजित किया था, जिसमें 200 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। जुलाई में बीजापुर सरकार ने पोंडा के राज्यपाल को आदेश दिया कि वह वादी के सावंत और अन्य छोटे राजाओं के साथ मिलकर शिवाजी के सैनिकों को राजापुर और खरेपाटन से खदेड़ने का प्रयास करे। लेकिन कुछ नहीं किया गया, क्योंकि उनके बीच छलावा चल रहा था और शिवाजी के पास सब कुछ था। रुस्तमेज़मान की गुप्त मित्रता की सजा के तौर पर सुल्तान शिवा ने उन्हें उनके पद से हटा दिया और प्रांत मोहम्मद इखलास खान को दे दिया, जो दिवंगत खाने खानान इखलास खान के सबसे बड़े बेटे और खवास खान के भाई थे, जबकि दाभोल और चिपलून फजल खान को दे दिए गए। इस समय शिवाजी ने राजापुर पर कब्जा कर लिया और उसे स्थायी रूप से अपने नियंत्रण में रखा। कारवार में रुस्तम के एजेंट ने वहां के अंग्रेज फैक्ट्रियों को इतना लूटा कि जुलाई 1663 में सूरत की परिषद ने उन्हें आदेश दिया कि वे खुद को और कंपनी के सामान को चुपचाप हुबली ले जाएं। आदिल शाह और रुस्तमेज़मान दोनों ही व्यापारियों के साथ इस तरह के उत्पीड़न से होने वाले राजस्व के नुकसान से अवगत थे और इसलिए राजा ने उन्हें एक फरमान भेजा जिसमें वादा किया गया था कि उन्हें कारवार में शांति से छोड़ दिया जाएगा और उन्हें पहले के अलावा कोई अन्य शुल्क नहीं देना होगा। फिर कारवार में कारखाना फिर से स्थापित किया गया। कनारा में शिवाजी 1664 में बेदनूर के साथ युद्ध फिर से शुरू हुआ। शिवप्पा नायक, जो स्पष्ट रूप से एक वृद्ध व्यक्ति थे, 1663 में बीजापुरियों से अपनी हार के तुरंत बाद मर गए। उनके पुत्र और उत्तराधिकारी सोमशेखर की उनके ब्राह्मणों ने हत्या कर दी और उनकी मां चेन्नम्माजी और उनके प्रिय ताड़ी विक्रेता तिम्मया नायक के शासन में बसव नामक एक शिशु पोते को सिंहासन पर बिठाया गया, जिसने अपनी चालाक नीति से खुद को राज्य का सेनापति और रक्षक बना लिया। इस क्रांति में अली आदिल शाह द्वितीय, वह इतना क्रोधित हुआ कि उसने अपने सेनापति बहलोल खान और सैयद इलियास शारजा खान को बेदनूर पर दो तरफ से आक्रमण करने के लिए भेजा। इस समय तक रुस्तमेज़मान दरबार में अनुग्रह प्राप्त कर चुका था। मोहम्मद इखलास खान को कारवार की सरकार से और उसके दोस्तों को अंकोला, शिवेश्वर या हालेकोट, कादरा और उत्तरी कनारा के अन्य स्थानों से स्थानांतरित कर दिया गया और ये इलाके रुस्तम के 3 बेटों को दे दिए गए। अगस्त में रुस्तम को स्वयं 2 अन्य बीजापुरी सेनापतियों के साथ उस क्षेत्र में जाने और शिवाजी को खदेड़ने का प्रयास करने का आदेश दिया गया। वह अगस्त के अंत में कुडाल पहुंचा, लेकिन कुछ नहीं किया। आदिल शाह द्वारा शिवाजी पर कोई भी गंभीर हमला अब असंभव हो गया था, क्योंकि सुल्तान का ध्यान बेदनूर की ओर चला गया था, जहां वह दिवाली उत्सव अक्टूबर के बाद 12,000 घुड़सवारों के साथ स्वयं मार्च करना चाहता था और कनारा राजा को कुचलने में शारजा खान का सहयोग करना चाहता था। 1664 के उत्तरार्ध में तटीय क्षेत्र की स्थिति बहुत खराब थी। जैसा कि अंग्रेज व्यापारी लिखते हैं, दक्कन और पूरा दक्षिणी तट गृह युद्धों में उलझा हुआ है। राजा बनाम राजा और देश बनाम देश, और शिवाजी विजयी और अनियंत्रित शासन कर रहे हैं, जिससे वे आसपास के सभी राजाओं और राजकुमारों के लिए आतंक का कारण बन गए हैं। उनकी ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने अब 4 और जहाज तैयार किए हैं और उन्हें भटकल और उसके आसपास के इलाकों में भेज दिया है, जबकि वे उनसे एक घुड़सवार सेना के साथ जमीनी रास्ते से मिलने का इरादा रखते हैं। उनके बारे में खबर यह है कि अपने बेड़े की ओर जाते समय उन्हें इस राजा की सेना के एक दल ने रोक लिया और उनसे युद्ध किया, जहां उनके बीच 6000 लोग मारे गए। वे खुद भी बुरी तरह घायल हो गए और एक किले नाम नहीं की ओर भागने को मजबूर हो गए, जहां पीछा कर रही इस सेना ने उन्हें इतनी कसकर बांध दिया है कि वे हिल भी नहीं सकते। आदिल शाह की प्रजा शिवाजी को बिना किसी विरोध के इधर उधर भटकने, उनके देश को जलाने और लूटने देने के लिए एकमत होकर उनके खिलाफ चिल्लाती है। इसलिए सभी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वह विद्रोही के सभी लूटपाट में उसका साथ देता है, जिससे पूरा देश अस्त व्यस्त हो जाता है। व्यापारी अपनी जान बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भागते रहते हैं, जिससे सारा व्यापार नष्ट हो जाता है। विद्रोही शिवाजी ने सूरत के बाद से कई कुख्यात और बड़ी डकैतियां की हैं और दक्कन अर्थात बीजापुर के 8-9 सबसे बड़े बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया है, जहां से वह हर बंदरगाह से फारस, बसरा, मोचा आदि के लिए हर साल 2 या 3 से ज्यादा व्यापारिक जहाज भेजता है।
दिसंबर 1664 की शुरुआत में शिवाजी ने हुगली और उस क्षेत्र के कई अन्य समृद्ध शहरों को लूटा और कई प्रतिष्ठित व्यापारियों को फिरौती के लिए बंदी बना लिया। उन्होंने हुगली में केवल 300 घुड़सवार भेजे थे, लेकिन उन्होंने अपना काम इतनी अच्छी तरह से किया कि शहर बर्बाद होने से ज्यादा कुछ नहीं था। हमले के बाद भागे व्यापारी इतने डरे हुए थे कि मराठों के जाने के बाद भी वे वहां जल्दी नहीं लौट पाए। कहा जाता है कि हमलावरों को रुस्तम के कुछ सैनिकों ने मदद की थी। जैसा कि अंग्रेजों ने कहा, उस सरदार ने लूट का स्वाद चखना शुरू कर दिया था, इतना कि कुछ ही समय में उसे इसकी आदत हो गई। इसके तुरंत बाद शिवाजी ने वेंगुर्ला, एक महत्वपूर्ण बंदरगाह और व्यापार केंद्र को लूट लिया, जहां से वे अपार धन संपत्ति ले गए। शिव और उनके गुप्तचर पूरे देश में घूमते रहते हैं, जहां भी जाते हैं आग और तलवार से तबाही मचाते हैं। बसरूर की लूट और कारोबार से ब्लैकमेल 1665। फरवरी 1665 की शुरुआत में शिवाजी ने 5 फ्रिगेट और 3 बड़े जहाजों के एक बेड़े के साथ मालवन छोड़ दिया। गोवा से होते हुए बसरूर पहुंचे, जिसे उन्होंने लूट लिया, और कारवार से 22 मील दक्षिण में समुद्र तट पर पवित्र शहर गोकर्ण में उतरे, ताकि शिवरात्रि के दिन 5 फरवरी महाबलेश्वर के महान मंदिर के सामने पवित्र स्नान उत्सव में भाग ले सकें। इसके बाद उन्होंने 4000 पैदल सैनिकों के साथ अंकोला, 9 मील उत्तर की ओर तक मार्च किया, अपने सभी बेड़े को वापस भेज दिया, 12 फ्रिगेट को छोड़कर, जिन्हें उन्होंने उत्तरी कोंकण वापस जाते समय नदियों के पार अपनी सेना को ले जाने के लिए रोक लिया था। अंग्रेज फैक्टरों ने अपने भेजे जासूसों से उनके आगमन की पूर्व सूचना पाकर कंपनी का सारा नकद धन और सामान मस्कट के इमाम के एक छोटे से 100 टन के जहाज पर रख दिया। यह जहाज उस समय नदी में पड़ा था और उसके कप्तान इमैनुएल डोनाल्डो ने वादा किया था कि जब तक वह जीवित रहेगा या उसका जहाज तैरता रहेगा, वह उसकी रक्षा करेगा। फैक्टरों ने स्वयं जहाज में शरण ली। दिवंगत खान खानान इखलास खान का पुत्र और बहलोल खान का अधीनस्थ शेर खान शिवाजी के आगमन के बारे में कुछ भी जाने बिना उसी रात शहर में पहुंच गया। अपने 500 सैनिकों के अनुरक्षण दल की मदद से उसने अपने साथ लाए सामान की रक्षा के लिए तुरंत अपनी पूरी ताकत लगा दी और रात में ही शिवा के पास एक दूत भेजकर उसे चेतावनी दी कि वह शहर में प्रवेश न करे, क्योंकि वह उसका पुरजोर विरोध करेगा। शेर खान अपनी वीरता और शासन क्षमता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था और उसका सरदार बहलोल खान बीजापुर राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक था। इसलिए शिवाजी उसे उकसाने से कतराने लगे और काफी विचार विमर्श के बाद थोड़ा हटकर जाने को तैयार हुए और अपनी सेना के साथ कलांदी नदी के मुहाने पर डेरा डाल दिया और शहर को बख्श दिया। यहाँ से उन्होंने शेर खान के पास एक दूत भेजा और उससे कहा कि या तो वह अंग्रेज व्यापारियों को उसके हवाले कर दे या फिर वहां से हटकर उसे उन व्यापारियों से बदला लेने की इजाजत दे जिन्हें वह अपना कट्टर दुश्मन कहता था। शेर खान ने यह समाचार अंग्रेजों को भेजा और उनका अंतिम उत्तर जानना चाहा, जो यह था कि उनके पास जहाज पर बारूद और गोलियों के अलावा कुछ नहीं है जिन्हें शिवाजी आकर ले जा सकते हैं, अगर उन्हें लगे कि ये सोने के बदले उनके काम आएंगे। हमारा यह उत्तर शिवाजी को भेजा गया, जिससे वह इतने नाराज हुए कि उन्होंने कहा कि जाने से पहले वह हमें बुलाएंगे, जिसे शहर के गवर्नर ने सुना और उन्होंने सभी व्यापारियों को राजी कर लिया कि वे उन्हें शिवाजी को एक उपहार भेजें ताकि वह सालसेट के इस तरफ स्थित अपने बेड़े को वापस न बुला लें। आर सूरत खंड 104 कारवार से सूरत 14 मार्च 1665। इस धमकी में अंग्रेजों ने 112 पाउंड का योगदान दिया ताकि कारवार में कंपनी की 8000 हून मूल्य की संपत्ति को खतरा न हो। इसके साथ ही शिवाजी 23 फरवरी को बहुत अनिच्छा से यह कहते हुए चले गए कि शेर खान ने होल्ट में उनका शिकार बिगाड़ दिया है, जो कि वह समय होता है जब वह आमतौर पर ऐसी कोई योजना बनाने की कोशिश करता है। निराश मराठा सरदार मार्च के आरंभ में वेंगुर्ला लौट आए, लेकिन इसके तुरंत बाद जयसिंह द्वारा पुरंदर की घेराबंदी और पड़ोसी देश पर जोरदार आक्रमण ने शिवाजी को अपने घर की रक्षा के लिए वापस बुला लिया और कनारा में कुछ समय तक शांति रही। बीजापुरियों ने पुनः प्राप्त किया और दक्षिण कोंकण खो दिया। 1665 पुरंदर की संधि 13 जून 1665 के द्वारा मुगलों ने शिवाजी को आदिलशाही कोंकण पर कब्जा करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। इस समय बीजापुर के मामले भी अस्तव्यस्त हो गए। बहलोल खान की मृत्यु जून या जुलाई हो गई।
वह कर्नाटक युद्ध से राजा के बुलावे पर बीजापुर आया था, लेकिन आगमन के 8 दिन बाद ही बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई। सुल्तान अपनी विशाल सेना 10,000 बहादुर अफगानों से ईर्ष्या करता था, इसलिए उसने अपने दोनों बेटों और भतीजे के बीच फूट डालने की कोशिश की। शेर खान एक बहादुर, योग्य और ईमानदार व्यक्ति ने उन्हें शांति बनाए रखने में मदद की, लेकिन ऐसा संदेह है कि कुछ ही समय बाद आदिल शाह ने उसे जहर दे दिया और बहलोल खान के दोनों बेटों के बीच तुरंत ही तीखे झगड़े शुरू हो गए, जिसे सुल्तान ने भड़काया और उनकी कुछ जागीरें हड़पने में इस्तेमाल किया। बीजापुर में शाही शराबी के मामले बद से बदतर होते गए। F.R. इबेड कारवार से सूरत 29 अगस्त 1665। हुगली के बीजापुर गवर्नर का दरबार में अपमान हुआ और मिर्जान के गवर्नर ने विद्रोह कर दिया। मोहम्मद खान ने उस किले पर हमला किया। अगस्त 1665। उसने मराठों से दाभोल और दक्षिण कोंकण के कई अन्य स्थानों को पुनः प्राप्त कर लिया था, जबकि मराठे जय सिंह से लड़ने में व्यस्त थे। लेकिन अगले नवंबर तक शिवाजी, जो अब मुगलों के सहयोगी थे, ने मोहम्मद इखलास के 2000 सैनिकों, जिनमें कई प्रसिद्ध व्यक्ति भी शामिल थे, को मारकर उस पूरे क्षेत्र पर पुनः विजय प्राप्त कर ली थी। खान कुदाल पर वापस चला गया और शारजा खान द्वारा उसे सहायता प्रदान किए जाने की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन ऐसी कोई सहायता नहीं मिली, क्योंकि जय सिंह ने उसी महीने बीजापुर पर आक्रमण शुरू कर दिया और इखलास खान को कुदाल से राजधानी की रक्षा के लिए जल्दी करना पड़ा। लेकिन विंगुर्ला और कुडाल बीजापुर के कब्जे में रहे, जबकि शिवाजी महाराज के पास राजापुर और खारेपाटन या घारापुर थे। इस समय कारवार के आसपास का इलाका शिवाजी महाराज की सेना द्वारा लगातार लूटा जा रहा था, जो अपने किलों को छोड़कर 200 सैनिकों की टोली में देश भर में घूमते और छोटे छोटे कस्बों को लूटते थे। मुर्तजा बेग, जो अपना किला हार चुका था, भी अपने अनुचरों के साथ लूटपाट करने लगा। शिवाजी और रुस्तम 1666। जय सिंह के बीजापुर के साथ युद्ध के दौरान शिवाजी पन्हाला के विरुद्ध सेना में शामिल हो गए थे। उस किले पर उनका आक्रमण 16 जनवरी 1666 विफल रहा और फिर वे खेलना चले गए। यहीं से उन्होंने एक मुसलमान अधिकारी के अधीन 2000 सैनिकों को पोंडा की घेराबंदी करने के लिए भेजा। इस सेना ने 2 महीने, फरवरी और मार्च तक प्रतिरोध किया और 500 मराठों को मार गिराया और अंततः 6 घंटे में आत्मसमर्पण करने के लिए सहमत हो गई। इस बीच बीजापुर सरकार ने सिद्दी मसूद, अब्दुल अजीज सिद्दी जौहर के पुत्र और रुस्तमेजमान के नेतृत्व में 5000 घुड़सवार और 1000 पैदल सैनिकों को पन्हाला क्षेत्र में भेज दिया था। उन्होंने शिवाजी को आश्चर्यचकित करने की योजना बनाई, जो कोंकण के ऊपर पहाड़ी की चोटी पर स्थित थे। जब रुस्तम के नेतृत्व में उनका वान निकट आया, तो उसने ढोल और तुरही बजाकर अपने मित्र शिवाजी को समय रहते भागने की चेतावनी दे दी। लेकिन मसूद ने 600 चुनिंदा घुड़सवारों के साथ मराठों का पीछा किया और दुश्मन के 200 सैनिकों को मार गिराया। लौटते समय उसने रुस्तम को लिखे शिवाजी के मित्रतापूर्ण पत्रों को रोक लिया, जिन्हें उसने तुरंत बीजापुर भेज दिया। इस पर आदिल शाह ने रुस्तम को लिखा कि हालांकि वह अनिच्छा से उसकी इस विश्वासघाती हरकत को माफ कर देता है, लेकिन अगर उसने पोंडा की घेराबंदी नहीं हटाई तो वह उसे बर्खास्त कर देगा। तब रुस्तम ने अपने प्रतिनिधि मोहम्मद खान को पोंडा को हर हाल में बचाने के लिए लिखा। यह एक चाल थी। मोहम्मद खान केवल एक छोटी सी सेना इकट्ठा कर सका, जिसके साथ वह पोंडा से लगभग 3 मील दूर अपने मालिक के एक शहर में जाकर बैठ गया और शिवाजी के सेनापति को संदेश भेजा कि वह केवल अपने देश की रक्षा करने आया है। सेनापति को किसी चाल की आशंका नहीं हुई, क्योंकि उसके मालिक और रुस्तम मित्र थे। वह अपनी मुस्लिम सेना के साथ 1 मील दूर एक पहाड़ी पर सार्वजनिक रूप से नमाज पढ़ने गया। मोहम्मद खान ने इस अवसर का फायदा उठाया। उसने घेराबंदी शिविर में बचे सैनिकों को चौंका दिया और उन्हें परास्त कर दिया और एक लंबी और कड़ी लड़ाई के बाद पहाड़ी से जल्दी से वापस लौट रही मराठा सेना के बाकी हिस्सों को भी हरा दिया। इस प्रकार पोंडा की घेराबंदी हटा ली गई, जबकि वहां के गरीब लोग पिछले 3 दिनों से पत्ते खाने को मजबूर थे। आमतौर पर यह माना जाता है कि इस घटना ने रुस्तमेज़मा और शिवाजी के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती को पूरी तरह से तोड़ दिया है। रुस्तम ने अब पोंडा, कुदाल, बांदा, सुंकले और दुचोल 5 प्रसिद्ध कस्बे शिवाजी से छीन लिए हैं। 8.
गोवा पर कब्जा करने की साजिश 1668। इसके तुरंत बाद मार्च 1666 के अंत में शिवाजी मुगल दरबार में गए। अगले 4 वर्षों तक उन्होंने बीजापुर, कोंकण या कनारा को कोई परेशानी नहीं दी। इस दौरान उनके विरोधी पुर्तगाली और सिद्दी थे। कारवार के अंग्रेज व्यापारी बार बार 1668 और 1669 में शिवाजी के बारे में कहते हैं कि वे बहुत शांत थे और राजगढ़ में रुके हुए थे, और निष्क्रियता के इन वर्षों के दौरान उनकी साख घटती गई, जबकि पूरे देश में बहुत शांति थी। सूरत 105 अक्टूबर 1668 के अंत में शिवाजी ने गोवा के क्षेत्र को षड्यंत्र से जीतने का असफल प्रयास किया। उन्होंने अपने 400 से 500 सैनिकों को छोटे छोटे दलों में अलग अलग समय पर और विभिन्न भेषों में इस राज्य के शहरों में तस्करी से घुसाया, इस उम्मीद में कि जब उनकी संख्या दोगुनी हो जाएगी तो वे एक रात अचानक उठेंगे, किसी दर्रे पर कब्जा कर लेंगे और पुर्तगालियों द्वारा अपनी रक्षा के लिए पर्याप्त बड़ी सेना जुटाने से पहले उसे अंदर आने देंगे। लेकिन या तो साजिश लीक हो गई या पुर्तगाली वायसराय का संदेह जाग गया। उन्होंने अपने सभी शहरों में एक संकीर्ण खोज की, विभिन्न स्थानों पर शिवाजी के 400 या 500 लोगों को गिरफ्तार किया और स्पष्ट रूप से उनसे सच्चाई उगलवाई। फिर उन्होंने शिवाजी के राजदूत को बुलाया, अपने हाथों से उनके कानों में 2-3 बेड़ियां मारी, गोवा के विरुद्ध उनका नेतृत्व स्वयं करें। राजापुर के उत्तर से वह विंगुर्ला की ओर बढ़ा, उस क्षेत्र में स्थित अपने सभी किलों का निरीक्षण किया, उनके सैनिकों को बदला और नए रसद और गोला बारूद जमा किए, और फिर दिसंबर में राजगढ़ लौट आया क्योंकि उसने पाया कि पुर्तगाली उसका गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। 1670 की शुरुआत में मुगलों के साथ उसका मतभेद हो गया, जिसके कारण वह अन्य क्षेत्रों में व्यस्त रहा और कनारा में शांति 1672 के अंत तक बनी रही, जब एच द्वितीय की मृत्यु का लाभ उठाकर उसने बीजापुर क्षेत्र में अपनी लूटपाट फिर से शुरू कर दी। इस बीच सितंबर 1671 में रुस्तमेज़मान ने अपने स्वामी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। शिवा के साथ अपने विश्वासघाती संबंधों के कारण उसे अंततः अपने वायसराय पद और जागीर से वंचित कर दिया गया, जिसका सबसे बड़ा कार्य राजा के एक किले को मराठों को सौंपना था। और अब उसने सरकार को डराकर उसे पुनः सत्ता में लाने की आशा में हथियार उठा लिए। शिवाजी की गुप्त सहायता से उसने बीजापुरी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिससे उसे प्रति वर्ष 3 लाख खून प्राप्त होते थे, और रायबाग को लूटकर जला दिया, जिससे उस बंदरगाह का विनाश पूरा हो गया जिसे पहले मराठों ने लूटा था। लेकिन 1 महीने के भीतर ही शाही सेना ने विद्रोह को कुचल दिया। केवल मिर्जान और अंकोला के किले ही कई महीनों तक टिके रहे। 1672 के मध्य तक कनारा तट के नए आदिलशाही वायसराय मुजफ्फर खान ने शिवेश्वर और कद्र के विद्रोही सरदारों नायकवाड़ियों के साथ शांति स्थापित कर ली थी। बीजापुरी कनारा में शिवाजी की असफलता 1673। अली आदिल शाह द्वितीय की मृत्यु 24 नवंबर 1672 को के बाद सुंडा और बेदनूर के राजाओं ने विद्रोह कर दिया, जिन्होंने अपनी सीमाओं को पार करके बीजापुर क्षेत्र पर आक्रमण किया। मुजफ्फर खान के नेतृत्व में एक सेना ने उन्हें फरवरी 1673 दंडित किया और सुंडा को उसके राजा से छीन लिया। यह विद्रोह मुश्किल से दबा ही था कि मराठों ने बीजापुरी कनारा के ऊपरी इलाकों में अपना दूसरा आक्रमण किया और उस क्षेत्र के कई किलों और समृद्ध शहरों को लूट लिया। उनके सेनापति प्रताप राव ने प्रांत के सबसे महत्वपूर्ण अंतर्देशीय बाजार हुगली पर धावा बोल दिया, जिससे फैक्टरों की निजी संपत्ति के अलावा अकेले अंग्रेजी कंपनी को 7,894 खून का नुकसान हुआ। मई 1673 कंपनी का घर सबसे पहले घुसा और उसे खोद डाला और उसमें रखा सारा कपड़ा अपने सेनापति के पास ले गए जो बाजार में बैठा था। हालांकि मुजफ्फर खान तुरंत 5,000 घुड़सवारों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गया और शहर को पूरी तरह तबाह होने से बचा लिया। मराठे पहले से ही लूट का माल समेटकर भाग गए, बहुत सारा सामान सड़कों पर छोड़ दिया जिसे ले जाने का उन्हें समय नहीं मिला। जब सूरत में अंग्रेजों ने शिवा से इस अत्याचार की शिकायत की तो उन्होंने इस बात से इनकार किया कि यह उनके सैनिकों द्वारा किया गया था। हुगली में मुजफ्फर मराठा हमलावरों से सिर्फ 1 दिन चूक गया। संभवतः उस पर भी रुस्तमेज़मा की तरह उनके साथ एक गुप्त समझौता करने का संदेह था,
क्योंकि इसके तुरंत बाद उसके अधीन सभी सरदार और उसके अधिकांश सैनिक उसे छोड़कर चले गए और बीजापुर सरकार ने उसे उसके वायसराय पद से हटा दिया। इससे वह विद्रोह पर उतर आया और उसने अपनी जागीरों पर कब्जा बनाए रखने के लिए बल प्रयोग करने की कोशिश की। बेलगांव का विशाल किला और गोवा तथा कनारा के बीच कई मजबूत ठिकाने उसके कब्जे में रहे। जून 1673 आदिल शाह ने बेलगांव को कम करने के लिए एक बड़ी सेना भेजी ताकि मुजफ्फर द्वारा प्रस्तावित समझौते को अस्वीकार किए जाने की स्थिति में वह उसे हरा सके। जून में बहलोल खान ने एक विशाल बीजापुरी सेना के साथ कोल्हापुर पर कब्जा कर लिया और मराठों को कई मुठभेड़ों में पराजित किया, जिससे उनके सभी घुमंतु दल कारवार क्षेत्र छोड़ने पर मजबूर हो गए। उसने अगली शरद ऋतु में दक्षिण कोंकण पर आक्रमण करने और राजापुर तथा अन्य नगरों को पुनः प्राप्त करने की भी बात कही। अगस्त में भी उसके बारे में कहा जाता है कि वह अपनी स्थिति से भयभीत होकर शांति की याचना करने वाले शिवाजी पर कड़ा दबाव डाल रहा था। लेकिन इसके तुरंत बाद उनके कट्टर दुश्मन बहलोल खान मिराज में बीमार पड़ गए और बहादुर खान सितंबर के नेतृत्व में मुगल आक्रमण की आशंका से बचाव के लिए बीजापुर और गोलकुंडा सरकारों ने शिवाजी से मदद मांगी। इस वर्ष शिवाजी की उपलब्धियों में पन्हाला 5 मार्च और 17 सितंबर के आरंभ के मजबूत किले शामिल थे। सितंबर के अंत में हम शिवाजी को मुगलों के विरुद्ध किसी उल्लेखनीय प्रयास के लिए गठित एक विशाल सेना के नेतृत्व में पाते हैं। उन्होंने लूट की 20,000 बोरियां कपास की भी सिल दी, जिन्हें वे हथियाना चाहते थे। लेकिन दशहरा के दिन अक्टूबर के आरंभ में, जो हिंदुओं के लिए अभियान पर निकलने का एक शुभ समय था, उन्होंने 25,000 सैनिकों के साथ बीजापुर क्षेत्र में एक लंबे अभियान पर कूच किया, कई समृद्ध शहरों को लूटा और फिर कनारा में प्रवेश किया ताकि उन समृद्ध शहरों से और अधिक लूट का माल प्राप्त कर सकें और अपनी सेना का खर्च उठा सकें। दिसंबर की शुरुआत में वह 4,000 पैदल और 2,000 घुड़सवारों की एक टुकड़ी के साथ कदरा कारवार से 20 मील उत्तर पूर्व पहुंचे और वहां 4 दिन रहे। उनकी सेना का बड़ा हिस्सा हुगली के पास एक पहाड़ी पर कब्जा कर चुका था, लेकिन बहलोल और शारजा खान के हाथों क्रमशः बांकापुर और चांदगढ़, बेलगाम और साबंतवाड़ी कस्बों के बीच एक किला में मिली 2 करारी हार के बाद उन्हें कनारा जल्दी से खाली करना पड़ा। कनारा में आंतरिक संकट 1674। हालांकि कनारा मराठों से मुक्त हो गया था, फिर भी उस प्रांत में शांति नहीं थी। कारवार के फौजदार मियां साहब, ऐसा कहा जाता है कि शिव द्वारा उकसाए गए, ने विद्रोह कर दिया और आदिल शाह को उसे दबाने से पहले एक लंबा युद्ध लड़ना पड़ा। दोनों पक्षों के बीच अलग अलग सफलता के साथ झड़पें होती रहीं। फरवरी 1674 में शाही सैनिकों ने विद्रोही की पत्नी के साथ सुंदा पर कब्जा कर लिया, लेकिन वह अपने अन्य किलों में हठपूर्वक डटा रहा। 22 अप्रैल तक यह लंबा और थकाऊ विद्रोह आखिरकार अबू खान रुस्तमेज़मान द्वितीय के नए वायसराय के रूप में आगमन के साथ समाप्त हो गया। मियां साहब के अनुयायियों ने वेतन के अभाव में उनका साथ छोड़ दिया। उनके सभी किले कदरा, कारवार, अंकोला और शिवेश्वर बिना किसी हमले के आत्मसमर्पण कर दिए गए और उन्होंने स्वयं अपनी पत्नी की रिहाई की शर्त पर शांति स्थापित की। उस समय शिवाजी कारवार से केवल 1 दिन की दूरी पर थे। एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर एक किला बनाने जा रहे थे, जहां से वे इन इलाकों को बहुत परेशान कर सकते थे। अपने पिता के विपरीत नए रुस्तमेज़मान ने मराठों के साथ मित्रता नहीं बढ़ाई। अगस्त 1674 में उन्होंने नरसा, पोंडा से 16 मील दूर में रहने वाले शिव के अधीन एक धनी व्यापारी को पकड़ लिया और मराठा राजा ने बदला लेने की तैयारी कर ली। अक्टूबर में रुस्तम को नए वजीर खवास खान ने बीजापुर बुलाया और चूंकि उन्हें डर था कि उनका पद किसी और को दे दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने कारवार और उसके आसपास के सभी धनी लोगों से जबरन कर्ज वसूल किया, जिन तक वे पहुंच सके, और फिर चले गए। 2 सितंबर और 27 अक्टूबर 1674 सितंबर की शुरुआत में यहाँ से लगभग 4 घंटे यात्रा दूर कुदाल में विंगुर्ला शिवाजी के एक सेनापति ने अन्नाजी 3000 सैनिकों के साथ पोंडा किले को आश्चर्यचकित करने आए, लेकिन वहां मौजूद ममेद खान ने खुद को हथियारबंद कर लिया, जिससे उपरोक्त पंडित कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। बीजापुर में सब कुछ अस्तव्यस्त था, बड़े खानों में मतभेद था। निकम्मे वजीर खवास खान को राज्य के अफगान गुट ने कठिन परिस्थितियों में धकेल दिया।
रुस्तमेज़मान द्वितीय ने राजधानी की अपनी यात्रा के बाद स्पष्ट रूप से अपना उपराजा का पद खो दिया। यह शिवाजी के लिए अवसर था और उन्होंने अब कनारा को हमेशा के लिए जीत लिया। सबसे पहले उन्होंने मुगल वायसराय बहादुर खान को शांति का एक बनावटी प्रस्ताव भेजकर मूर्ख बनाया, खान की मध्यस्थता से मुगल सरकार से क्षमादान मांगा और हाल ही में जीते गए शाही किलों के साथ साथ अपने 23 किले भी सौंपने का वादा किया, जो उन्होंने जयसिंह के समय में एक बार पहले ही सौंप दिए थे। इन कपटपूर्ण वार्ताओं के द्वारा शिवाजी ने कुछ समय के लिए अपने क्षेत्र पर मुगल आक्रमण के खतरे को टाल दिया तथा मानसिक शांति के साथ बीजापुर कनारा पर आक्रमण शुरू कर दिया। पोंडा पर कब्जा और कनारा तट पर कब्जा 1675 मार्च 1675 में उन्होंने 15,000 घुड़सवारों, 14,000 पैदल सैनिकों और 10,000 अग्रदूतों की एक सेना इकट्ठा की, जिसके पास कुदालें, सरिये और कुल्हाड़ी आदि थे। राजापुर 22 मार्च पहुंचकर उन्होंने वहां 3 दिन बिताए और 40 छोटे जहाजों को तेजी से बिंगुरला पहुंचने और वहां नए आदेशों की प्रतीक्षा करने का आदेश दिया। इसके बाद उन्होंने अपने शहर कुडाल की ओर कूच किया और अप्रैल की शुरुआत में गोवा के पास सबसे महत्वपूर्ण बीजापुर किले पोंडा की घेराबंदी कर दी। जब वे घेराबंदी कर रहे थे, तब उनकी सेना की एक और टुकड़ी ने आदिलशाही क्षेत्र के अटगिरी और हैदराबाद के पास 2 अन्य बड़े शहरों को लूट लिया और काफी धन संपत्ति और कई अमीर लोगों को बंधक बनाकर ले गए। उन्होंने 9 अप्रैल 1675 को 2,000 घुड़सवार और 7,000 पैदल सैनिकों के साथ पोंडा की घेराबंदी शुरू की और आने वाले बरसात के मौसम में भी किले के सामने बैठने की व्यवस्था की ताकि सेना को भूखा रखकर आत्मसमर्पण करवाया जा सके। मोहम्मद खान के पास दीवारों के भीतर केवल 4 महीने का प्रावधान था। बीजापुर या यहाँ तक कि पुर्तगालियों से भी राहत की कोई उम्मीद नहीं थी, जो अब गोवा की सुरक्षा के लिए कांप रहे थे, और उन्होंने तटस्थता का वादा करके शिवाजी को खुश कर लिया था। रुस्तमजमा के पास घेराबंदी उठाने का प्रयास करने के लिए बहुत कम धन या सैनिक थे, लेकिन मोहम्मद खान ने बिना किसी सहायता के और भारी बाधाओं के बावजूद एक वीरतापूर्ण बचाव किया। शिवाजी ने दीवारों के नीचे 4 बारूदी सुरंगें बिछाईं, लेकिन वे सभी जवाबी बारूदी सुरंगों से नाकाम हो गई। पुर्तगालियों को डर था कि अगर शिवा ने पोंडा पर कब्जा कर लिया तो उनका अपना गोवा भी लगभग खो जाएगा, इसलिए उन्होंने गुप्त रूप से घेराबंदी किए गए लोगों की सहायता के लिए 10 नावें भरकर रसद और कुछ आदमी भेजे अप्रैल के मध्य में, लेकिन शिवाजी ने उन्हें रोक लिया और गोवा के वायसराय ने इस कृत्य को अस्वीकार कर दिया। घेराबंदी जोरदार तरीके से की गई। मई की शुरुआत तक शिवाजी ने 2 बाहरी ढांचों पर कब्जा कर लिया, खाई को भर दिया और 500 सीढ़ियां और 500 सोने के कंगन बनवाए। प्रत्येक कंगन का वजन आधा सेर था, ताकि वे उस निराश आशा को भेंट कर सकें जो चढ़ाई करने की कोशिश करेगी। बहलोल खान, जो 15,000 सैनिकों के साथ मिराज में था, पोंडा आकर उसे राहत पहुंचाना चाहता था, लेकिन शिवा ने पेड़ों को काटकर रास्ते बंद कर दिए थे और अपने आदमियों के साथ किलेबंदी कर दी थी। बहलोल को भारी नुकसान होने का यकीन था और अगर उसने उन्हें मजबूर करने की कोशिश की तो उसे पूरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वह अपने अड्डे पर लौट गया। घेराबंदी के दौरान उनकी निष्क्रियता को शिवा ने रिश्वतखोरी का दोषी ठहराया। अंततः 6 मई के आसपास किला ध्वस्त हो गया। इसमें जो भी पाया गया उसे तलवार के घाट उतार दिया गया। मोहम्मद खान को छोड़कर, जिसने बीजापुर से जुड़े सभी आसपास के इलाकों को शिवा के हाथों में सौंपने का वादा करके अपनी और 4-5 अन्य लोगों की जान बचाई। मौत के डर से खान ने इन किलों के किलादारों को मराठों को सौंपने के लिए लिखा, लेकिन उन्होंने पहले तो मना कर दिया। इसलिए खान को जंजीरों में जकड़ कर रखा गया। अंकोला के फौजदार इनायत खान ने मोहम्मद खान के कब्जे वाले इलाके और किलों पर कब्जा कर लिया और अपने आदमियों को उनमें डाल दिया, लेकिन वह शिवाजी के सामने टिक नहीं सका, जिनकी सेना अब पोंडा के पतन के साथ मुक्त हो गई थी। इसलिए उसने पैसे के लिए किले छोड़ दिए। कुछ ही दिनों में अंकोला, शिवेश्वर, जो 24 अप्रैल से 3,000 मराठा घुड़सवार और कुछ पैदल सैनिकों द्वारा घेर लिया गया था, कारवार और कादरा, जिन्होंने अकेले ही कुछ समय तक मोर्चा संभाला था, सभी ने शिवाजी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और 25 मई तक गंगावती नदी तक का दक्षिणी क्षेत्र बीजापुर के कब्जे से निकलकर उनके हाथों में चला गया। कनारा के ऊंचे इलाकों में मराठे
26 अप्रैल 1675 को शिवा के एक सेनापति ने कारवार का दौरा किया और कारवार के किले के अभी भी बचे रहने की सजा के तौर पर शहर को पूरी तरह जला दिया। एक भी घर बचा नहीं छोड़ा। अंग्रेजी कारखाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। हालांकि यह सेनापति कुछ ही दिनों में वापस चला गया, लेकिन अगले महीने पोंडा के पतन के बाद कारवार के किले ने मराठों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अब बरसात के मौसम ने अभियान को समाप्त कर दिया। बहलोल खान अपनी सेना को मिराज में छोड़कर बीजापुर वापस चला गया। शिवा ने पहले सुंडा की सीमा पर एक किले में बारिश के लिए छावनी करने के बारे में सोचा, लेकिन जल्द ही अपना विचार बदल दिया और 11 जून को राजापुर होते हुए रायगढ़ लौट आए। मई के अंत में एक मराठा सेना सुंडा राजा के क्षेत्र में अलग हो गई। कोई बड़ा विरोध न पाकर उन्होंने राजा के सूपा और बुरवा पर कब्जा कर लिया, लेकिन खिजरखान पानी और देसाई ने मिलकर वहां मराठा चौकियों पर हमला किया, 300 लोगों को मार डाला और दोनों जगहों को पुनः प्राप्त कर लिया। मराठों का एक दल जो उस रास्ते से गुजरने वाले सभी सामानों पर सीमा शुल्क लेने के लिए बुलबुल वरहुल्ली अंकोला से 7 मील दक्षिण में तैनात था, अब पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। बेदनूर की विधवा रानी ने अपने सहयोगी तिम्मया से झगड़ा किया था, लेकिन उसे उसके साथ शांति स्थापित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगस्त वह एकमात्र शून्य थी, जबकि राज्य की वास्तविक शक्ति उसके पास थी। तब रानी ने शिवाजी से सुरक्षा की अपील की, उन्हें वार्षिक कर देने पर सहमति व्यक्त की और अपने दरबार में एक मराठा निवासी को प्रवेश दिया। दलवी या देसाई का लेफ्टिनेंट, जो उत्तरी कनारा का स्थानीय बीजापुरी गवर्नर था, ने उस जिले की विजय में शिवाजी की सहायता की थी। उसने कारवार शहर में शिवाजी के रक्षकों पर हमला किया और उन्हें किले में वापस जाने पर मजबूर कर दिया। शिवाजी के नए विजय अभियानों में लोग अत्यधिक कष्ट में थे। उसने देसाइयों को दबाया, जिन्होंने बदले में रैयतों को दबाया। लेकिन बीजापुर अब गृहयुद्ध की चपेट में था। आदिलशाही राज्य विघटन की ओर बढ़ रहा था और शिवाजी का दक्षिण कोंकण और उत्तरी कनारा पर कब्जा उनकी मृत्यु के बाद तक निर्विवाद रहा। लेकिन बेदनूर वास्तव में मराठा संरक्षित राज्य नहीं बन पाया। 29 जुलाई 1679 के एक अंग्रेजी पत्र से हमें पता चलता है कि सुंडा के राजा और बेदनूर की रानी के बीच तीखे युद्ध हुए, लेकिन जमशेद खान की सहायता से सुंडा के राजा को रानी को मजबूर करने का लाभ मिला कि वह संधि के समापन पर सिरसी और सेरा के अपने किले, जो पहले उनके कब्जे में थे, और साथ ही कारवार के दक्षिण में थोड़ा दूर मिर्जान का बंदरगाह और किला भी उसे सौंप दे।